ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों को जो रिवीजन का थोड़ा सा पार्ट बाकी है पहले वो खत्म करना है एंड देन वी आर सपोज टू डू न्यूमेरिकल्स, राइट। तो अब बचा क्या है? हम लोगों ने कल सेंटर ऑफ मास अच्छे से रिवाइज किया था एंड वी हैव रिटन डाउन मैथमेटिकल इक्वेशंस आल्सो फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास एक पॉइंट पे है, फिर दूसरे पॉइंट पे है, फिर तीसरे पॉइंट पे है, इन बिटवीन इज नथिंग, तो जब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक दैट, वन पॉइंट देन अदर पॉइंट देन अदर पॉइंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं हमने कल देखा। फिर अगर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इफ द मास इज एवरीवेयर ऑन दैट सरफेस और ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने कल देखा। नाउ next thing is how to find out velocity of center of mass. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या? मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है विथ सम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनी n, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 10 पार्टिकल, आई डोंट केयर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओवरऑल अगर ये जो सिस्टम है, इफ दिस सिस्टम ओवरऑल इज मूविंग, सिस्टम मूव हो रहा है मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मूव होगा। तो सिस्टम का वेलोसिटी है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, लेट अस से, मैं मान लेता हूँ पार्टिकल 1 का वेलोसिटी है v1, पार्टिकल 2 का वेलोसिटी है v2, पार्टिकल 3 का वेलोसिटी है v3, पार्टिकल 4 का वेलोसिटी है v4, पार्टिकल 5 का वेलोसिटी है v5। So as this system of particle is moving, individual points are also moving, particles are also moving. So the velocity of particle 1 is v1, velocity of particle 2 is v2 and so on so forth. ये हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है। आपको पता है सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं हमको ये भी पता है, हमने कल भी किया, इससे पहले भी किया था। नाउ द क्वेश्चन इज, सिंस द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बॉडी इज मूविंग, सेंटर ऑफ मास भी मूव होगा, सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी होगा, एंड दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is given by, or because velocity is a vector quantity, I can put a vector over here. So it is velocity of center of mass bar, it is m1 v1 bar plus m2 v2 bar and so on। जितने पार्टिकल्स होंगे सबके लिए यही करना पड़ेगा, सबको डिवाइड कर दोगे आप with the total mass m1 plus m2 plus m3 up to mn. This is the definition of velocity of center of mass of a system of particles or of a body. Okay, then as you know, we can write this in terms of Einstein summation convention, mi vi bar। I runs from 1 to n लिखना कंपलसरी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो समेशन mi, और आपको पता है दैट समेशन मतलब एडिशन ऑफ masses of all the particles gives me total mass। सिंपल एनालॉजी है, हमारे पास एक बैग है या फिर बॉक्स है, बॉक्स का खुद का मास नहीं है, उस बॉक्स में मैंने 10 बॉल डाल दिए, हर एक बॉल का मास 1 kg था, तो बॉक्स का टोटल मास क्या हो गया 10 kg, बिकॉज आई एम जस्ट एडिंग 1 + 1 + 1 10 टाइम्स। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ओके, राइट। तो समेशन ऑफ mi मतलब एडिशन ऑफ masses ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी बेसिकली, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बाय द वे, ये जो हमने लिखा है समेशन mi vi बार, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हमको पता है m1 v1 मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 v2 लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, m3 v3 लीनियर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। आप सभी को ऐड कर रहे हो, आप पहले का, दूसरे का, तीसरे का, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सबका आप लीनियर मोमेंटम का एडिशन कर रहे हो। तो ये हो गया
टोटल लीनियर मोमेंटम या तो फिर रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम। देखो जब वेक्टर क्वांटिटीज होता है ना, तो व्हाट वी डू इज हम लोग टोटल की जगह पे हम लोग लिखते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि व्हेन यू आर एडिंग n नंबर ऑफ वेक्टर्स देन इट इज अ न्यू वेक्टर व्हिच वाज कॉल्ड एज रिजल्टेंट। मैं टोटल लीनियर मोमेंटम भी लिख सकता हूँ, बट आई एम राइटिंग रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी अपॉन टोटल मास। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैं एडिशन करने के बाद आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एज total. I am not writing it resultant mass. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो resultant linear momentum divided by total mass, इसको हम लोग बोलते हैं weighted average। देखो अगर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को टोटल मास से डिवाइड कर दिया तो उसको हमेशा बोलते हैं वेटेड एवरेज, क्योंकि नीचे मास है, यहाँ पे ऊपर क्या है रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम है। अगर ऊपर फोर्स होता तो वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस, ये क्या है आपका वेटेड एवरेज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेटेड एवरेज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल मास विल बी कॉल्ड एज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ये दिमाग में डाल लो, राइट, क्योंकि थ्रू आउट योर करियर्स इन फिजिक्स इफ यू डू, तो आपको ये वर्ड काम में आने वाला है। इफ यू डू करियर इन फिजिक्स और इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग or civil engineering, you will be needing such terms, weighted average, right? Okay, so right, तो easy था, good। अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी निकाला जा सकता है। कैसे? तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का x कंपोनेंट, हाउ सिंपल, सेम थिंग। तो आप क्या करोगे, समेशन mi vi, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम, बट कौन सा मोमेंटम, x कंपोनेंट, राइट, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट देख रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास। हो गया। y कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे y लिखो, सिंपल है, बहुत सिंपल सा चीज है ये। ओके गुड, ये था डिस्क्रीट के लिए। अब अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, मास इज एवरीवेयर, मास इज नॉट लाइक हियर एंड देन देयर, बीच में कुछ नहीं, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। बट मास इज एवरीवेयर, उस केस में आप लिख सकते हो, you can write it like this, for continuous mass distribution you can write velocity of center of mass is equal to integration v bar dm upon total mass। सेम, एग्जैक्टली सेम, आपको याद होगा हमने r बार को v बार लिखा था और mi समेशन mi को हम लोग इंटीग्रेशन dm लिखते हैं, तो नोटेशन सब सेम। तो दिस इज velocity of center of mass। Then next topic that we have seen, and this was particularly taken in recorded lecture, so I hope you have went through it। Then next topic जो हमने देखा था that was acceleration of center of mass। और ये सारे के सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है, दे आर लिंक्ड। पहले एक बॉडी है, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, अगर वो बॉडी मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अगर अब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है then there is acceleration, तो acceleration of center of mass भी आप फाइंड कर सकते हो। it is exactly the same way, exactly same way है। if you remember, हमने पिछले ही स्लाइड पे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वेलोसिटी बहुत था, v1 v2 v3 एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग सेम तरीके से बोल सकते हैं that the acceleration of individual particles are a1 a2 a3 a4 and so on। तो acceleration of center of mass by definition will be equal to m1 a1 bar plus m2 a2 bar plus
mn bar upon total mass is m1 plus m2 and up to mn. तो वापस से आप आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन यूज कर सकते हो and you get summation over mi ai bar upon summation over all the mi. So that is basically summation mi ai bar upon total mass m, right? By the way, summation mi मतलब होता है force, तो forces acting on each particle का sum, right? So because जैसे mv was momentum, यहाँ पे m into a is force, तो देखो एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन तब होगा जब बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है। बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि इस केस में हमारे पास वी हैव each particle which is acted upon by some force, okay, right? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, as I have told you, कि जब आप किसी भी एक चीज को डिवाइड बाय मास, टोटल मास करते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो ये हो गया वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस, वेटेड एवरेज ऑफ फोर्सेस, करेक्ट। तो सिमिलरली जैसे हमने वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाला था, वाई कंपोनेंट निकाला था और जेड कंपोनेंट भी फाइंड किया था, सिमिलरली सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का भी आप एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल। सो यू कैन राइट इट इन टू वेज। आप लिख सकते हो समेशन एम आई ए आई एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एम, और you can directly write down summation of Fi x component of force acting on each particle divided by m, right? Good. Okay, तो सिमिलरली अगर हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोग सिमिलर वे में लिख सकते थे, ए सी एम बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बार डी एम अपॉन टोटल मास एम। So this is how you find out acceleration of center of mass for a continuous mass distribution. Okay, these are some ways of finding out center of mass. तो यहाँ तक center of mass का concept खत्म हो जाता है। Remember we are in revision session. ये जो टॉपिक मैं अभी बता रहा हूँ, it was uploaded if I am not wrong on Monday because I was traveling that day, I remember. So you were supposed to go through that lecture, आपको देखना है, वहाँ पे डिटेल है, स्लो है, रिवीजन इज सपोज टू बी फास्ट। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास क्यों लाए थे मैंने आपको ये भी बताया था। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ये एक बार देखो, फिर अपने आप सब समझेगा कि सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे है। फिर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसका वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास भी मूव हो रहा है तो उसका भी वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन है। दिस इज हाउ यू कैन गो अहेड विद दिस टॉपिक, और इजी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर्मूलाज और कुछ नहीं है। देन सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट के बाद यू हैव अ कॉन्सेप्ट which is called as center of gravity, CG, and those who are going for engineering and specifically mechanical and civil in future, specifically बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको बहुत काम में आएगा आगे। also denoted by CG, C.G, एंड आइडिया भी बहुत सिंपल है। द आइडिया इज दैट वी नो किसी भी बॉडी का वेट, आपका खुद का वेट, किसी ऑब्जेक्ट का वेट, एक बॉल का वेट, एक बॉक्स का वेट, एक बॉटल का वेट, जो भी होगा, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ, राइट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमको ये याद होना ही चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू पॉइंट्स। उसमें से एक पॉइंट है सेंटर ऑफ अर्थ,
तो इफ आई टेक, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है which is made up of n number of particles. First particle with mass m1, दूसरा particle over here with mass m2, तीसरा particle over here with mass m3 with mass m4, m5 and so on. तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक पे एक्ट होगा इंडिविजुअली, इस पे भी एक्ट होगा. I just have to shift this little bit क्योंकि yes, m1 पे अर्थ का ग्रेविटी एक्ट हो रहा है तो वो है m1g, m2g for second mass, second point mass, and for third m3g, for fourth it is m4g, for fifth is m5g and so on so forth. तो ऐसा हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है, जब हम इन जनरल बोलते हैं, हम बोलते हैं इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट का वेट है 70 किलोग्राम. एक्चुअली वी आर सेइंग फिजिकली इनकरेक्ट. 70 किलोग्राम वेट नहीं होता. 70 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ जी, मतलब इनटू 10 करोड़ रफली, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 होती है. तो दैट मच न्यूटन इज द वेट. ओके राइट. एनीवेज, जस्ट टू टेक इन जनरल सेंस, क्वेश्चन है कि उस ऑब्जेक्ट के कौन से पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स. अभी तो इतने सारे पार्टिकल है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है और आना चाहिए, विच इज द पॉइंट अबाउट विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग. ओके राइट. सबसे पहले व्हाट वी शुड नो इज दैट इफ अ बॉडी, समथिंग लाइक आई हैव शोन इन डायग्राम, मैंने डायग्राम में एक बॉडी बताई है विच इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. फर्स्ट थिंग, टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज द एडिशन ऑफ वेट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. हर एक पार्टिकल पे इंडिविजुअली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उन सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मतलब उन सारे के सारे पार्टिकल के वेट्स का एडिशन होता है टोटल वेट. पहले पार्टिकल का वेट है, जहां भी मास आएगा वहां पे वेट है. m1g1 is the weight of first particle, m2g2 is the weight of second particle and so on. सब वेट्स को ऐड कर दिया तो आई गेट टोटल वेट ऑफ द बॉडी. राइट, टोटल वेट मिल जाएगा हम लोगों को. ओके, बट इफ यू हैव नोटिस्ड वन थिंग, मैंने m1g1 m2g2 ऐसा लिखा है. m1g लिखता तो समझ सकते थे क्योंकि मास ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट, बट g1 g2 g3 क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से अलग अलग होगा, हो सकता है होगा. एग्जाम्पल यू ओन, आप खुद की बात कर लो, आपका सर अर्थ की ग्रेविटी से अलग डिस्टेंस पे कंपेयर टू योर हैंड और योर स्टमक और कंपेयर टू योर लेग, राइट. तो हर एक पार्टिकल या फिर हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. दैट मीन्स, और आप जो अब तक सीखते हो ना, g इज इक्वल टू 9.8 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हाफ ट्रुथ है. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट वेरीज. जैसे आप हाइट पे जाओगे, मतलब अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो वैल्यू चेंज होता है. इसका मतलब इस बॉडी जो मैंने दिखाया है डायग्राम में, इस बॉडी के हर एक पार्टिकल पे, बिकॉज दे आर एट डिफरेंट हाइट्स, दे आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, इसलिए मैंने g1 g2 g3 gn लिखा है. बाय द वे, इन जनरल मैं लिख सकता हूँ इसको टोटल मास ऑफ द बॉडी m इंटू जी. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने m इंटू जी तो लिख दिया, m पता है मुझे, m मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन. बट द क्वेश्चन हियर इज g मतलब कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है. इज g एक्टिंग at first particle or at second particle or at third particle and so on. So we want to know कि जब मैं लिखता हूँ G तो ये कौन से पॉइंट से एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो हम लोग बोलते हैं कि इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट में अगर मैंने टोटल मास ऑफ द बॉडी डाल दिया, उस पर जो वेट एक्ट होगा, है ना. व्हाट आई एम डूइंग इज, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट में पूरा मास डाल दिया, उस मास पे, उस पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg,
that will be exactly equal to this sum. देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत. सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर ऑल द मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. खत्म. वहां पे फोर्स की बात ही नहीं है. यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक पॉइंट ले रहे हो, उस पॉइंट में पूरा मास डाल रहे हो, उस पूरे के पूरे मास को, उस पॉइंट को अलग अलग जगह पे रख के देख रहे हो. आपने पहले यहाँ पे रखा, यू चेक्ड, ये वैल्यू एम जी आई क्या, अगर ये वैल्यू m इंटू जी आई मतलब दिस एम जी इफ इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस, तो ये p पॉइंट हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर ये इक्वल नहीं आया, अगर ये इक्वल नहीं आया, फिर आप क्या करोगे, फिर बोलोगे दिस इज नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चलो अभी दूसरे पॉइंट डी पॉइंट पे चेक करते हैं. फिर हमने पूरे बॉडी का मास डी पॉइंट पे डाल दिया और चेक किया यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट हो रहा है, इज दैट एडिशन ऑफ ऑल दिस. अगर वैल्यू इक्वल आई तो दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर नहीं आई तो फिर दूसरे पॉइंट कहीं और रखेंगे, फिर वी विल पुट समवेयर ओवर हियर. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट about which total weight of the body acts vertically downwards. हाँ, तो ऐसा हमने डिफाइन भी किया. इट इज अ फिक्स पॉइंट थ्रू विच द whole weight of the body acts vertically downwards whatever may be the position of the body. That is center of gravity. तो center of gravity जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास से अलग है. सेंटर ऑफ मास में we assume that the mass of the whole body is supposed to be concentrated in one point to study the motion of the body in accordance with Newton's laws of motion, because Newton's laws of motion are valid only for point particles, whereas center of gravity is the force of gravity acting at a point where all the mass is supposed to be concentrated, and that weight, that gravitational force should be equal to sum of individual weights of all the particles. मतलब m1 g1 plus m2 g2 plus m3 g3 ये सब का एडिशन करने के बाद इक्वल टू आना चाहिए अबाउट दैट पॉइंट. अगर अबाउट दैट पॉइंट इक्वल टू नहीं आया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट एट दैट पॉइंट. फिर दूसरा कहीं कहीं और होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? Okay, I remember someone asking me where is center of gravity of human body. Difficult to answer, क्योंकि हम लोगों को फिर ह्यूमन बॉडी के सब पार्ट्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे. हर एक पार्ट का m1 g1 m2 g2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू बेसिकली चेक, है ना. फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सिर पे रख के देखेंगे. पहले देखेंगे सिर का मास कितना, हाथ का कितना, पाँव का कितना, सबको ऐड करेंगे. फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे रख के देखेंगे. फिर जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एम जी फाइंड करेंगे. हाँ, फिर अगर आ गया आंसर तो करेक्ट, नहीं तो फिर गले में रख के देखेंगे. फिर जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज हाइट इज चेंजिंग, जी इज चेंजिंग. So I can say somewhere near stomach. I don't know really, and it is difficult answer to question, by the way. But I hope I have made this concept of center of gravity clear for you. Okay. Okay, so this marks the end of our theoretical part of this chapter. We will move towards numericals now, and let me just go to numerical. Yes, example 4.9 से start करना है हमें. Okay, so again following the regular pattern, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, एंड सॉल्व एग्जाम्पल 4.9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो आपको बोला है इस क्वेश्चन में मास ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज some value 5.35 into 10 power 26 minus 26 kilogram, and that of a nitrogen molecule is 4.65 into 10 power minus 26 kilogram. During their Brownian motion मतलब random motion. Random मतलब किसी के आंख पे पट्टी बांध दो और वो कहीं भी जाता है, because that person doesn't have sense of direction, right? So ये जो molecules है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, they are performing random motion, so there is no particular direction of motion basically. In air,
An oxygen molecule traveling with velocity of 400 meter per second collides elastically. Elastically, matlab there is no exchange of, or there is no loss of kinetic energy during collision. Uh, Collides elastically with a nitrogen molecule traveling with a velocity of 500 meter per second in the exactly opposite direction. Okay, डायरेक्शन अपोजिट बोला है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये अपोजिट बोला है, दैट इज इंपॉर्टेंट because we will have to consider signs now. Calculate the impulse received by each of them. What is impulse? आपको पता है, force into time. Assuming that the collision lasts for 1 millisecond, how much is the average force experienced by each molecule? So first of all, you need to write down what is the given quantity. What are the given quantities? हमको दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन, उसको मैं m1 बोल देता हूँ. मास ऑफ ऑक्सीजन इज 5.35 into 10 power minus 26 kilogram. Then m2, let us say, that is mass of nitrogen, that is 4.65 into 10 power minus 26 kilogram. Okay, then initial velocity of oxygen is 400 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड. दूसरा मॉलिक्यूल था जो नाइट्रोजन था, इट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन आएगा, -500 मीटर पर सेकेंड हम लोग लिखने वाले हैं. तो यू कैन जस्ट हैव दिस इज, you should know that we are writing this negative because of what is given to us in the question. So this is important. Okay, ये important है. Okay, now हमें find क्या करना है? This is given to you and we are supposed to find what? We are supposed to find impulse received by each of them. मतलब फर्स्ट वी सपोज टू फाइंड आउट इम्पल्स ऑन ऑक्सीजन. हम आपको याद होगा हमने इम्पल्स को जे से डिनोट किया था, कैपिटल जे से. सेकेंडली यू आर सपोज टू फाइंड आउट what is impulse acting on nitrogen, and thirdly you are supposed to find out what is the average force. क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब कोलिजन होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक्शन रिएक्शन है. जितना ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज when they collide it is a pair of action and reaction. तो forces का magnitude same रहेगा and direction opposite रहेगा. So what we're supposed to find out is mod of force acting on oxygen due to nitrogen, right? This thing. अगर आपको direction भी include करनी है तो you can include direction as well. So I will just say they are asking you to find out force on oxygen due to nitrogen, and also they are asking you to find out force on nitrogen due to oxygen. दोनों ही find कर लेंगे. Let us move towards solution. I am not putting down formulas here because it will take a lot of space otherwise. Okay, then okay, sufficient. Right. Okay, so हमें ये पता होना चाहिए इम्पल्स. इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम. मैंने इसलिए डिवीजन लिया था क्योंकि पता होना चाहिए चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब हम लोगों को कोलिजन के पहले का इनिशियल तो पता है दोनों का, कोलिजन के बाद का दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों एटम्स का हम लोगों को, मॉलिक्यूल का हम लोगों को वेलोसिटी पता होना चाहिए. दिस इज वेयर you need to know those formulas of V1 and V2. तो आपको याद होगा for elastic collision
for elastic collision, you must remember, मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, मतलब इस केस में ऑक्सीजन आफ्टर कोलिजन एस। मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्मूला याद कैसे रखना है। मैंने आपको बताया था कि दो टर्म आएगी, दोनों अगर V1 लिख रहे हो तो, और सिमिलरली अगर आप V2 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी दो टर्म आएगी। V1 लिख रहे हो तो M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। V2 लिख रहे हो तो M2 प्लस M1, M2 प्लस M1। मुझे पता है M1 प्लस M2 और M2 प्लस M1 इक्वल है, मैं सिर्फ ये ट्रिक देता हूँ सो दैट यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, आप याद रख सको इसलिए। फिर यहाँ पे ऊपर M1 माइनस M2, यहाँ पे ऊपर M2 माइनस M1। यहाँ पे अगर V1 है तो पहले U1, यहाँ पे V2 है तो पहले U2, राइट। अभी पहले U1 लिख लिया, मतलब यहाँ पे U2 आएगा, U2 आएगा तो यहाँ पे आप साथ में M2 लिखोगे और 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2M1U1। दिस इज अ वे ऑफ रिमेम्बरिंग फॉर्मूलाज। Do we know masses? Yes. Do we know what is U1? Yes. Do we know what is U2? Yes. हमको सब पता है। हमारा टास्क ये रहेगा कि we have to put all these values, simplify and find out the value of V1, which should turn out to be minus 437 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सपेक्टेड भी है। क्यों एक्सपेक्टेड है? पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, कोलिजन के बाद वो नेगेटिव में जाएगा, है ना। कोलिजन होने के बाद इट विल गो इन नेगेटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1, और ये होगा वेलोसिटी v2 फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये एक्सपेक्टेड भी है कि हम लोगों को v1 का वैल्यू नेगेटिव मिलना चाहिए, और जो मिला है। ओके, राइट। देन ओके, देन सिमिलरली v2 के लिए भी आप कर सकते हो सेम। मासेस सब्स्टिट्यूट करो, u2 सब्स्टिट्यूट करो, u1 सब्स्टिट्यूट करो, you substitute things and values and then you will find out the value to be, मैंने करके रखा है, so 463 मीटर पर सेकेंड, right? So you should get this values. Therefore now you can find out impulse on oxygen molecule. मैंने आपको बताया है impulse on oxygen क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन v फाइनल, v1 हमने ऑक्सीजन को 1 से डिनोट किया है, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन u1 बिकॉज u1 was for initial velocity of oxygen, तो ये आपको मिल जाएगा m0 v1 माइनस u1। मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है v1 आपको माइनस 473 मिला, माइनस u1 आपके पास 400 है। Substituting everything you will get value to be minus 4.478 into 10 power minus 23 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी या फिर फोर्स इनटू टाइम, है ना। यू रिमेंबर, you should remember impulse is force into time, that is force is Newton, time is second. The calculation I am leaving for you, I am just telling you how to solve this. Similarly you can find out impulse for nitrogen molecule, that is again P final minus P initial, that is mass of nitrogen, final velocity of nitrogen, mass of nitrogen, initial velocity of nitrogen. So you will get Mn common, V2 minus V1, V2 minus U2, and substituting this value you will obtain, you will get answer which is 4.478 into 10 power minus 23 न्यूटन सेकेंड। गुड इनफ, राइट। तो ये मिल गया। अब हमको सिर्फ निकालना है एवरेज फोर्स, और आपको पता है एक्शन रिएक्शन की वैल्यू सेम होती है,
तो एवरेज फोर्स निकालना इज नो बिग डील फॉर अस, बहुत सिंपल सा केस है वो। कैसे करेंगे? एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। देखो व्हाट वी नो इज, हमको पता है, हमको ये पता है कि फोर्स ऑन ऑक्सीजन ड्यू टू नाइट्रोजन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो जब आप फोर्स ऑन ऑक्सीजन बोलते हो, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स, dt। have we found, but what is change in momentum of oxygen? Impulse। impulse is change in momentum, ये याद रहना चाहिए, इसलिए हम लोग अब डायरेक्टली वैल्यू डाल देंगे। impulse of oxygen molecule is -4.478 into 10 power -23 upon time for which the force act is 1 millisecond दिया है क्वेश्चन में। 1 मिलीसेकंड मतलब 10 पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, मतलब यू विल गेट आंसर टू बी -4.478 into 10 power -20 न्यूटन। This is the force acting on oxygen due to nitrogen. But what we know is force on nitrogen due to oxygen is negative of force on oxygen due to nitrogen, क्योंकि ये है आपका एक्शन रिएक्शन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज माइनस ऑफ, मतलब प्लस हो जाएगा 4.478 into 10 पावर -20 न्यूटन। हो गया सॉल्व, सॉल्व, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, गिवन डेटा दिया है, इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज क्या होगा वो देखा है, ओके। and then we have found out what is impulse, that is change in momentum, तो final momentum minus initial किया, values मिल गए दोनों cases में। and then we have found out what is average force, क्योंकि बोला है average force वहाँ पे, force भी find करो। we have found out all these 4 values, देखो। so this was the first required thing that they were asking us, J0। this was the second required thing that they were asking us, Jn। this was the third thing, force on oxygen due to nitrogen, and fourth was force on nitrogen due to oxygen which is over here। तो ये 4 चीजें फाइंड करनी थी, हमने चारों ही कैलकुलेट कर ली। तो दिस इज डन, दैट्स इट।